आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के रूस से तेल की खरीद मामले में ट्रंप के दावे और उस पर आए भारतीय विदेश मंत्रालय के रिएक्शन की, और वहीं दिखाएंगे बिहार में सीएम योगी की दहाड़ और चुनावी बयार पर हमारी खास रिपोर्ट। और चलते चलते बात जापान सहित दुनिया के देशों में फैले फ्लू की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। भारत के रूस से तेल की खरीद मामले में ट्रंप के दावे के बाद नया मोड़ आ गया है। ट्रंप के हालिया बयान के बाद से दुनिया भर में हलचल मची है। हालांकि भारत ने प्रतिक्रिया दी है कि हमारी आयात नीति हितों के आधार पर है। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का दावा, भारत जल्द बंद कर देगा रूस से तेल की खरीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत जल्द ही रूस से तेल की खरीद घटा देगा। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. बहरहाल, ट्रंप के इस बयान के बाद से दुनिया भर में हलचल मची। दरअसल अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कुछ समय पहले ही भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। इसे यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की नीति करार दिया गया था। हालांकि भारत ने ट्रंप प्रशासन की तमाम धमकियों और जुर्माने के तौर पर टैरिफ लगाने के बावजूद रूस से तेल खरीद बंद नहीं किया। भारत रूस से तेल खरीद को अपनी निष्पक्ष नीति का हिस्सा बताता रहा है। भारत की प्रतिक्रिया, हमारी आयात नीति हितों के आधार पर। वहीं आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों को लेकर जवाब दिया जिनमें कहा गया था कि भारत जल्द ही रूस से तेल की खरीद को रोक सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीति पूरी तरह से इसी उद्देश्य से निर्देशित होती है। स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे हैं। इसमें हमारी ऊर्जा आपूर्ति का आधार व्यापक बनाना और बाजार की स्थितियों के अनुरूप विविधता लाना शामिल है। रूसी तेल खरीद पर राहुल का पीएम मोदी पर हमला। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है और उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरने का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने ट्रंप को यह ऐलान करने दिया कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार बार की अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजे जाते हैं। दरअसल बीते दिनों जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास और इजरायल के बीच शांति समझौता कराया था तो पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की तारीफ की थी और उन्हें बधाई दी थी। भारत रूस तेल खरीद संबंध का आंकड़ा। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच रूस से तेल आयात में लगभग 8.4% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि सितंबर में भारत ने रूस से हर दिन 45 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा। प्रतिदिन तेल खरीद का यह आंकड़ा अगस्त के मुकाबले 70,000 बैरल ज्यादा रहा। बीते वर्ष 2024 के मुकाबले ये कुछ कम था। सितंबर 2025 में भारत ने रूस से करीब 25,597 करोड़ का तेल आयात किया, जिससे भारत अभी भी रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना। सितंबर में भारत के कुल तेल आयात का 34% हिस्सा रूस से ही आ रहा था, जबकि जून में यह हिस्सेदारी 36% थी।
एक और आंकड़े के मुताबिक भारत की सरकारी ऊर्जा कंपनियों ने जून से सितंबर के बीच तेल खरीद को 25% तक कम किया। पश्चिम एशिया और अमेरिका से तेल खरीद को लेकर समझौता इसकी बड़ी वजह रहा। भारत रूस से तेल खरीद बंद कर दे तो क्या? हम आपको बता दें कि भारत अगर टैरिफ के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो इससे देश का आयात बिल, क्रूड बिल करीब 12 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रूड आयातक की प्रतिदिन रिफाइनिंग क्षमता करीब 52 लाख बैरल है। भारत अगर चालू वित्त वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए रूसी तेल खरीद बंद करता है तो आयात बिल में 9 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। 2026-27 के लिए यह बिल बढ़कर 11.7 अरब डॉलर पहुंच सकता है। रूसी तेल अगर बाधित होता है तो भारत मौजूदा समझौतों के तहत मध्य पूर्वी उत्पादकों की ओर लौट सकता है। इन समझौतों के लचीलेपन का लाभ उठाकर कमी को पूरा कर सकता है। हालांकि भारत का तेल नेटवर्क लचीला होने के बावजूद रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद होने से ईंधन की बढ़ी लागत के रूप में अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। भारत पर 50% टैरिफ के बाद गहराया व्यापार संकट। अमेरिका की ओर से भारत पर 50% टैरिफ के बाद व्यापार संकट गहराया हुआ है। ऐसे में पिछले 4 महीनों में भारतीय निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया। दरअसल ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के बाद पिछले 4 महीनों में भारत से अमेरिका को निर्यात में 37.5% की भारी गिरावट दर्ज की गई। निर्यात पर GTRI की ताजा रिपोर्ट के आंकड़े। अमेरिका को भारतीय निर्यात में 4 महीनों में 37.5% गिरावट। मई 2025 में 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से सितंबर 2025 में 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया व्यापार, जो इस वर्ष की सबसे तीव्र और निरंतर गिरावट है। GTRI के मुताबिक वाशिंगटन के 50% टैरिफ के कारण गिर रहा भारतीय निर्यात। सितंबर में भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया गया। आपको बता दें कि जून के बाद से निर्यात लगातार 5.7% घटकर जून में 8.3 अरब डॉलर, जुलाई में 3.6% घटकर 8.0 अरब अमेरिकी डॉलर और अगस्त में 13.8% घटकर 6.9 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। सितंबर में और भी गिर गया। GTRI ने यह भी बताया कि मई और सितंबर के बीच अमेरिका को भारत के निर्यात में मासिक मूल्य में 3.3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की गिरावट आई है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार पर वाशिंगटन के टैरिफ निर्णय के गंभीर प्रभाव का पता चलता है। आपको बता दें कि टैरिफ में वृद्धि के बाद से अमेरिका अब भारत का सबसे अधिक प्रभावित निर्यात बाजार बनकर उभरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कपड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, सामान और रसायन जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन उद्योगों से निर्यात में गिरावट ने पूरे गिरावट में अहम रोल अदा किया है, जिससे भारत के अपने सबसे बड़े बाजार में विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर मध्यम अवधि के प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। GTRI रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पिछले 4 महीनों में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय निर्यात में भारी गिरावट सीधे तौर पर 50% टैरिफ व्यवस्था के प्रभाव को दर्शाती है और भारत के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए नीति समीक्षा की आवश्यकता का संकेत देती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। यहां पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। बिहार की चुनावी जंग में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर रहे हैं। सीएम योगी ने दानापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सीएम योगी ने सवाल उठाया कि क्या फर्जी मतदान पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने गुरुवार तक 226 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि भाजपा और जेडीयू ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लोजपा 14 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 6 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी 4 प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में सीएम योगी का उतरना चुनावी रण को रोचक बना रहा है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर हमला बोला। पटना के दानापुर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार के विकास को रोकने के लिए एक नई शरारत शुरू कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि एक तरफ बिहार विकास की बात कर रहा है, नौजवानों के मुंह पर विकास की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस विकास बनाम बुर्के की नई बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है। और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? सीएम योगी ने कहा कि दिवाली और छठ से पहले मुझे अपने पुराने साथी रामकृपाल यादव के आमंत्रण पर दानापुर में आने का सौभाग्य मिला। दानापुर आर्यभट्ट की जन्मभूमि है और बिहार ने आचार्य कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मोहन जैसे महाप्रतापी राष्ट्र शिल्पियों को दिया। गुरु गोविंद सिंह की पावन धरती के लिए भी मानी जाती है। योगी ने कहा कि यूपी और बिहार का संबंध केवल संबंध नहीं है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है। ये संबंध उसी तरह अटूट है जैसे भगवान राम और जानकी का संबंध है। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। चुनावी सभा में सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर दुष्प्रचार का सहारा लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी जाने पर अपनी पहचान दिखानी पड़ती है और चेहरा दिखाना पड़ता है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा और पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वह वोट डाले। योगी ने कहा कि ये लोग इस वजह से ईवीएम मशीन को हटाना चाहते हैं क्योंकि ये लोग पहले जबरदस्ती मतदान कर गरीब के हक पर डाका डालते थे, अब फिर करने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार के विकास को रोकने के लिए यह नई शरारत शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, इसी के बहकावे में मत आइए। बहनों और भाइयों, अब बिहार में यहां के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। यह अपराध को कोई अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बना सकता। अब बिहार में अपराध को अपनी बपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता।
अब तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के विकास के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में अब पेशेवर माफिया और अपराधी कहीं बाधक नहीं बन पाएंगे। इस दृष्टि से आज एनडीए की सरकार ने बिहार के अंदर भी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। आज बिहार का नौजवान जब बिहार से बाहर जाता है, हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना के दिखाता है। मुख्यमंत्री योगी 20 से अधिक चुनावी रैलियां करेंगे। सीएम योगी की लोकप्रियता पर मुरीद एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी सबसे अधिक। योगी की रैलियां और जनसभाओं के लिए समय मांग रहे प्रत्याशी। योगी जनता के लिए कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। उनके भाषणों में ऊर्जा और आक्रामकता है जो कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। बीजेपी को उम्मीद है कि योगी की मौजूदगी से मतदाताओं में बड़ा संदेश जाएगा और चुनाव में मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बिहार की 2 जनसभा को संबोधित किया। वे पटना के दानापुर में राम कृपाल यादव और सहरसा में डॉक्टर आलोक रंजन के लिए वोट मांगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में 20 से अधिक रैलियां करेंगे और उनकी रैलियों की एनडीए गठबंधन में भारी मांग है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दुनिया में फ्लू महामारी का प्रकोप अलग अलग समय पर होता रहा है, जिसमें सबसे विनाशकारी 1918 का स्पेनिश फ्लू था, जिसने करोड़ों लोगों की जान ली थी। वहीं हाल ही में जापान में फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके कारण राष्ट्रीय महामारी घोषित की गई है। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव डाल रही है और वायरस के तेजी से फैलने के कारण सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बीते 1 महीने से जापान देशव्यापी फ्लू महामारी का प्रकोप झेल रहा है। यहाँ देखते ही देखते हालात इस कदर बिगड़े हैं कि सरकार को 130 से ज्यादा स्कूल, किंडरगार्टन और चाइल्ड केयर सेंटर अस्थायी तौर पर बंद करने के आदेश जारी करने पड़े हैं। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। खबरों के मुताबिक यहाँ 12 अक्टूबर तक 4000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में 97 इन्फ्लुएंजा क्लस्टरों की सूचना की, जो इससे पिछले हफ्ते से ज्यादा थे। जापान में लगभग 3000 अस्पतालों में कुल मिलाकर 4030 फ्लू मरीज के भर्ती होने की सूचना मिली है। ओकिनावा, टोक्यो और कागोशिमा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। मलेशिया में सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित। जापान में तो हालात बिगड़ ही रहे हैं। इस बीच हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया में भी फ्लू का व्यापक असर देखा जाने लगा है। खबरों के मुताबिक मलेशिया शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि देश में लगभग 6000 छात्र इन्फ्लुएंजा से संक्रमित हो गए हैं। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। अब मलेशिया में फ्लू का प्रकोप और इसके कारण स्कूल बंद होने और हालात बिगड़ने की खबरें लोगों को डराने लगी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूरी दुनिया एक बार फिर से कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आती नजर आ रही है। मलेशियाई शिक्षा महानिदेशक ने एक स्थानीय मीडिया से कहा, हमें कोविड-19 महामारी से होने वाले संक्रामक बीमारी से निपटने का पहले से ही व्यापक अनुभव है। हमने स्कूलों को इन दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए याद दिलाया है। छात्रों को फेस मास्क पहनने के लिए कहा गया है और बड़े समूह में होने वाली गतिविधियों को कम करने के लिए कहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि अब तक कितने स्कूल बंद किए गए हैं, लेकिन कहा है कि देश भर के कई इलाकों में संक्रमण का पता चला है, जिससे निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में भी फ्लू का प्रकोप। वहीं हालिया महीने में भारत में भी म्यूटेड फ्लू का प्रकोप देखा गया है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में अगस्त-सितंबर में H3N2 वायरस के संक्रमण का प्रकोप देखा गया था। ये वायरस कितनी तेजी से बढ़ा, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सर्वेक्षण में पाया गया कि दिल्ली एनसीआर के लगभग 70% घरों में एक या उससे अधिक लोग फ्लू वायरल बुखार के लक्षणों का अनुभव कर रहे थे। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में सामान्य इन्फ्लुएंजा वायरस में कुछ नए म्यूटेशन नोटिस किए गए हैं, जिसके कारण
अब फ्लू के कारण लोगों को पहले की तुलना में गंभीर जटिलताएं हो रही हैं। H3N2 वायरस भी फ्लू वायरस का एक रूप है जिसका असर अब भी दिल्ली में देखा गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।